नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं वो देखेंगे। हम आरबीएससी की जो ये बुक्स है 10th की राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इसके पहले भाग में हमने राजस्थान के जो इतिहास है उसका पाषाण काल और ताम्र काल देखा था। आज हम राजस्थान की सभ्यताएं इनके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो 2022 में जो एग्जाम हुई है अभी, उसमें किस तरह इस बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं तो वो देखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और आगे जो भी वीडियो आए उन्हें भी देखना, शेयर करना, लाइक करना। अब देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ के खुदाई के दौरान प्राप्त काली सूर्यों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है सूर्य। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961 और 62 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। तो 1952 में अमलानंद घोष है, उन्होंने इनकी खोज की और बीबी लाल और बीके थापर ने इनका उत्खनन किया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है और तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। इसमें सुंदरता और सुडौलता नहीं। बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहाँ के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यताएं यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। तो ये क्वेश्चन सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो ये इस बुक से क्वेश्चन उठाया गया। ये हाउस कीपर एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें पूछा गया। और ये पुलिस परीक्षा हुई 2022 में, उसमें कालीबंगा किस नदी पर है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये दृश्यवती और सरस्वती नदी है। कालीबंगा सभ्यता खोज ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम हुई 2022 में, उसमें पूछा गया था। तो ये कैसे क्वेश्चन इस बुक से ही पूछे जा रहे हैं। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान के यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में सछिद्र मिले, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो कोई ऑपरेशन किया गया था, इसलिए उसके खोपड़ी में सछिद्र किए गए थे। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो यहाँ खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, बेलनाकार मुहर वो मिली है, कालीबंगा सभ्यता थे। अब देखते हैं अहाड़ सभ्यता। ये उदयपुर शहर में स्थित है। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आयर नदी, अहाड़ नदी या आयर नदी के तट पर बसे अहाड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। तो ये आर्य सभ्यता है, ये पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट कहते हैं। धूल यानी मिट्टी का टीला, ये धूलकोट टीला है, वहां पर ये सभ्यता मिली है। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास या AK व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल या RC अग्रवाल और SD सांखलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो ये जो उत्खनन करता है इनका नाम याद रखना है, क्योंकि कुछ एग्जाम में इनके उत्खनन करता पूछे गए। या उसकी पर एग्जाम 2022 में हुई, उसमें इसके उत्खनन करता पूछे गए थे।
इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई हुई ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे और इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है और यहाँ के तांबे के औजार और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। ये ताम्रवर्ती नगरी है, इसका दूसरा नाम बताया जाता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई सफाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। यहाँ उत्खनन में ठप्पे भी प्राप्त हुए। अब देखते हैं गिलोन सभ्यता। गिलोन सभ्यता ये राजसमंद जिले में स्थित है। जो गिलोन कस्बा है वह बनास नदी के तट पर दो टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहार संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई। ये बनास नदी के बारे में कि गिलोन सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये क्वेश्चन JN एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। तो गिलोन सभ्यता के उत्खनन करता थे वो बीबी लाल थे। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका की है उसके प्रो ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। यहाँ कौन से अवशेष मिले? तो ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से इसका समय 1900 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। गिलोन से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की सूढ़ियां के अवशेष मिले। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। आहड़ सभ्यताएं जो पीछे पड़ी थी उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलोन में इनका प्रचुर उपयोग होता था। जो पक्की हुई ईंटा है इनका प्रयोग गिलोन में प्रचुर मात्रा में होता था, लेकिन आहड़ में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखते हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर बागोर सभ्यता है ये कोठारी नदी पर है। डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक इसका उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राक ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बागोर सभ्यता है यहाँ पर प्राक ऐतिहासिक काल है उसके अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के प्रमाणित करते। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए जिनमें सेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। सेद वाली सुई बागोर से मिली है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। अब देखते हैं इससे बागोर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये थे बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ी। ये सहायक कृषि अधिकारी की एग्जाम 2022 में उसमें पूछा गया। बागोर में लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले। तो ये यहाँ हमने देखे थे। ये देखना यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले। तो ये वाक्य इससे संबंधित है। VN मिश्र बागोर के उत्खनन करता थे। तो ये VN मिश्र भी इसमें दर्शाया गया है। VN मिश्र। तो किस तरह इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अब देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर है ये सिक्र में नीम का थाना है। वहां पर कांतली नदी, कौन सी नदी? कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता का उद्गम हुआ था। ये ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। RC अग्रवाल है उनके निर्देशन में इनका उत्खनन हुआ था गणेश्वर सभ्यता का। यहाँ 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध मतलब गोला बारूद, मापन आयुध का मतलब
जो हथियार होते हैं वो तांबे के हथियार व उपकरण मिले, जो इसे ताम्र युगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है। जो गणेश सभ्यता से जो भी उपकरण तांबे के मिले हैं उनमें 99% तांबा है, यानी शुद्ध तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रसूत प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृप्सवर्णी मर्द पात्र कहते हैं। ये देखना, कृप्सवर्णी मर्द पात्र इसको कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग के सजाए हुए हैं। ये बर्तन है ये काले और नीले रंग से सजाए हुए। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। गणेश्वर सभ्यता है ये भारत की, राजस्थान की नहीं, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। यहाँ जो तांबा उत्पादित होता था उनको हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, गणेश सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ है। ये वीडियो 2022 में एग्जाम हुई थी, मुख्य परीक्षा, उसमें पूछा गया था। ये कांदले नदी, हमने इस बुक में भी देखा था कि ये कांदले नदी के किनारे पर स्थित है। तो अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता। अब और कौन कौन सी सभ्यताएं वो देखते हैं। बीनमाल की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। ये बीनमाल जालौर में पड़ता है। इसका उत्खनन है वो आरसी अग्रवाल ने करवाया था। जो बीनमाल सभ्यता है इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा जो सूरा पात्र है वह एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। बीनमाल का प्राचीन नाम वो सिरमाल था। इस प्रकार इसवाल जो उदयपुर में पड़ता है से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? इसरवाल उदयपुर से। प्राचीन मत्स्य जनपद है में स्थित बेराठ जो जयपुर में की बीजिक पहाड़ी, नीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नीलचंद्र बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराठ से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। बेराठ के समीप अशोक का भाबरू का अभिलेख प्राप्त हुआ है। भाबरू का अभिलेख है वो अशोक का, वो बेराठ के समीप प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल जो उदयपुर में पड़ता है, बालाथल में प्रो वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन हुआ था, से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। बालाथल है ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। जो बालाथल सभ्यता है इसका संपर्क है वो हड़प्पा सभ्यता से भी था। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल जो हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरूर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, चुनारी झुंझुनू में, नौ भरतपुर में, नगर ये टोंक में, नगरी ये वो चित्तौड़ में और नगर ये टोंक में आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान से प्राप्त हुए। अभी ये पुलिस के एग्जाम 2022 में एक शिफ्ट किए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये हमने देखा कि नगर टोंक जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी इस बुक से उठाया गया है। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के समय प्रारंभ होता है। जो आर्य संस्कृति का प्रसार है ये हड़प्पा सभ्यता के बाद स्टार्ट हुआ था। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेद, जो आर्य संस्कृति है इसके बारे में जानने के लिए चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। जो आर्य संस्कृति इसको वैदिक सभ्यता भी कहा गया। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व शक 64 से मिले। जो अनूपगढ़ है, तरखान वाला डेरा और शक 64 है, ये वैदिक सभ्यता है उससे संबंधित क्षेत्र है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यह समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, ये तो प्रमाणित हो जाता है। अभी ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम 2022 में हुई, उसमें सभ्यता और उसके पूरा स्थल और उन संबंधित जिला है ये पूछे गए थे। तो ये भी इस बुक्स में हमने पहले पार्ट में देखा था, उसमें भी देखा था, और इस पार्ट में भी जोधपुरा ये जयपुर में ये वगैरह देखे थे। महाभारत से भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख होता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश जो बीकानेर है कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। कौन सी? प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। अब देखते हैं राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय विकास और पतन होता है। जब देश में आर्य आए तो जनपदों का विकास हुआ, तो उसमें राजस्थान में भी जनपदों का उदय विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय उससे हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। जो 16 महाजनपदों की जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखने लायक है कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। मत्स्य जनपद है ये राजस्थान में था, और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। जो सीवी जनपद है ये चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योदई और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। अब देखते हैं मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ये ऋग्वेद वाला क्वेश्चन हमने पीछे देखा था कि पूछा गया था कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में हुआ है, तो ये यहाँ से ही उठाया गया था। जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है ये ऋग्वेद वाला है, ये हमने शायद तक पहले पार्ट में देखा था। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार संबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब की सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर का कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत के काल में मत्स्य जनपद है इसका शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर जो बेराट है उसे बसाया और मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा है, इसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था।
इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। महाभारत काल के पश्चात मने मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, उनका मत है कि राजस्थान के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। कुरु और यादव जनपद है वो निर्बल हो गए थे। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया था और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। कौन सी जाति? सालव जाति। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालवों की भांति सेधी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, किंतु दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः सेधी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर सेधी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को सेधी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक सेठी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। यानी कुछ समय बाद मत्स्य जनपद है ये मगध की साम्राज्यवादी नीति है, या मगध जो राज्य है उसमें मिला लिया गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मौर्यों का शासनकाल था, उसमें मत्स्य जनपद है ये मौर्यों के अधीन हो गया। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट से प्राप्त अशोका शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते। अब अगले पार्ट में राजपूतों की उत्पत्ति और राजवंश से उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को अंत तक देखा होगा आपने। यदि आपको अच्छा लगा हुआ तो कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें राजपूतों की उत्पत्ति वगैरह पढ़ेंगे।